हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आउटस्टैंडिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। इससे पहले अभी तक हमने अपने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। एक एक चैप्टर को काफी डिटेल में अच्छे से समझ लिया है। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने अगर फर्स्ट 5 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आपको उन सभी वीडियोस का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने फर्स्ट 5 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम बात करें अपने चैप्टर नंबर 6 की, तो ये चैप्टर देखने से पहले आपको दो बातें पता होना चाहिए। पहली बात वॉइड एग्रीमेंट, दूसरा इलीगल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है और दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे और इनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट और दोनों के डिफरेंस को लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। बहुत डिटेल में इन बातों को हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जाके पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद ही आप इस चैप्टर को पढ़ना। तो अब शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, चैप्टर का नाम क्या है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम ही बता रहा है। आप जो भी एग्रीमेंट करोगे उस एग्रीमेंट के अंदर आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों की दोनों लॉफुल होने चाहिए, यानी दोनों लीगल होने चाहिए। ये बात हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखी थी जब हम पढ़ रहे थे इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वहां पर मैंने आपको सेक्शन नंबर 10 के अंदर 4 इसेंशियल एलिमेंट पढ़ाए थे और 7 इसेंशियल एलिमेंट हमने अलग से पढ़े थे। टोटल हमने 11 इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे और ये भी समझा था कि अगर कोई एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उस एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। और किसी भी एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी तभी आती है जब उस एग्रीमेंट में 11 के 11 इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हो। उन्हीं 11 इसेंशियल एलिमेंट में से हमारा वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट जो सेक्शन नंबर 10 में दिया हुआ था वो क्या था, एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। तो अगर हमें अपने एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है तो हमारी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि हमारे एग्रीमेंट में हमारा ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल हो। यानी अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हुआ तो आपका एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, उल्टा आपका एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। अब ये वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है ये बात मैं आपको यहाँ पर इस चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा रखा है कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है। आप जाकर उस वीडियो को देखो, वहां पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको देख लेते हैं। द लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो हमारे एग्रीमेंट के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। इट इज एम्फसाइज्ड इन सेक्शन नंबर 10 एंड लास्ट पैरा ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हिच रिस्पेक्टिवली रीड एज अंडर। तो ये बात हमें हमारे सेक्शन नंबर 10 ने भी कही है और सेक्शन नंबर 23 के लास्ट पैरा में भी ये बात लिखी। तो देखते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 10 ने क्या कहा है। तो सेक्शन नंबर 10 की अगर बात करें, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट। सेक्शन नंबर 10 कहता है कि आपके सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे अगर आपके एग्रीमेंट के अंदर आपका जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है दोनों के दोनों लॉफुल हुए। तो यानी अगर दोनों में से कोई भी एक चीज अनलॉफुल हुई तो फिर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंड लिखा हुआ है ना कि और लिखा हुआ है। तो लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों होने चाहिए, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। उसी तरीके से सेक्शन 23 इसी बात को नेगेटिव सेंस में कहता है, एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। यानी आपके सभी एग्रीमेंट वॉइड हो जाएंगे अगर आपके एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल हुआ। तो देखो यहाँ पर अगर नेगेटिव सेंस में बात करें तो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों में से कोई भी एक अनलॉफुल हुआ तो फिर आपका एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एग्जांपल देता हूं, सपोज दो पार्टीज हैं ए और बी, दोनों के बीच आपस में एग्रीमेंट हुआ। ए एग्री हुआ कि मैं अपनी कार सेल करूंगा बी को। इन कंसिडरेशन बी ने बोला कि मैं जो है 5 kg ऑफ ड्रग सप्लाई करूंगा ए को। तो यहाँ पर ए अपनी कार सेल कर रहा है और बी उसके बदले 5 kg ऑफ ड्रग सप्लाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पर इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट है कार सेल करना, जो कि पूरी तरीके से वैलिड है, लॉफुल है। लेकिन इस एग्रीमेंट का कंसिडरेशन क्या है, ड्रग सप्लाई करना, जो कि अनलॉफुल है। तो आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल है लेकिन आपका कंसिडरेशन अनलॉफुल है, तो इस केस में भी आपका एग्रीमेंट जो है वॉइड एग्रीमेंट बनेगा, क्योंकि दोनों ही लॉफुल होने चाहिए, सिर्फ एक लॉफुल होने से काम नहीं चलेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दो पार्टीज हैं ए और बी, दोनों के बीच आपस में एग्रीमेंट हुआ। ए एग्री हुआ कि मैं 500 गन्स सप्लाई करूंगा बी को और इन कंसिडरेशन बी कह रहा है कि मैं 1 लाख रुपीस का चेक दूंगा ए को। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है एग्रीमेंट का, गन सप्लाई करना, जो कि अनलॉफुल है, लेकिन कंसिडरेशन क्या है, चेक में 1 लाख रुपीस की पेमेंट, जो कि पूरी तरीके से लॉफुल है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो गया और कंसिडरेशन लॉफुल हो गई, तो दोनों में से एक लॉफुल है एक अनलॉफुल है। इस तरीके से भी आपका काम नहीं चलेगा, तो इस केस में भी आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ए और बी दो पार्टीज है, दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ। ए ने बोला मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ बी को, बी ने बोला इन कंसिडरेशन मैं जो है 2 लाख रुपीस की पेमेंट करूंगा ए को। तो यहाँ पर कार सेल करी जा रही है और बदले में 2 लाख रुपीस की पेमेंट करी जा रही है। ऑब्जेक्ट क्या है, कार सेल करना, कंसिडरेशन क्या है, 2 लाख रुपीस की पेमेंट। इस केस में आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों लॉफुल है, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 23 दोनों सेम ही बात कह रहे हैं, बस एक पॉजिटिव सेंस में कह रहा है और दूसरा नेगेटिव सेंस में कह रहा है। अब आगे देखते हैं। अब अगर डेफिनेशन की बात करें,
Definition of legality of object and consideration. Section number 23 of the Indian Contract Act deals with the cases in which the object or consideration of an agreement is lawful एंड रीड एज अंडर। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 23 हमें बता रहा है कि आखिर कौन कौन से केसेस होते हैं जहां पर आपके एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल माना जाएगा। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 23 ने सीधे सीधे एक लाइन कह दी कि आपके सभी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल माना जाएगा जब तक ये नीचे दिए गई 5 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन के अंदर आपका एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन नहीं आता, यानी इन 5 कंडीशन में से किसी भी कंडीशन से रिलेटेड आपका एग्रीमेंट हुआ तो आपका एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा। तो आखिर ये कौन से 5 पॉइंट दे रखे हैं एक बार देख लेते हैं। बेसिकली इन्हीं 5 पॉइंट्स के ऊपर हमारे पूरा चैप्टर है, तो इनको काफी डिटेल में हमें देखना है। अभी सिर्फ इसके नाम देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में एक एक करके देख लेंगे। तो सबसे पहला है इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिसके अंदर फॉरबिडन बाय लॉ हो रहा है, यानी लॉ का वायलेशन हो रहा है, इंडिया के अंदर जितने भी लॉ एप्लीकेबल हैं उनके अंदर कहीं पर भी अगर कोई चीज को बैन करा गया या ये कहा गया कि आप इन चीजों से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने उन्हीं चीजों से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट करा तो वो फॉरबिडन बाय लॉ कहलाता है, आप लॉ तोड़ रहे हो। तो इन सबको अभी डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ नाम जान लेते हैं। दूसरा है is of such a nature that if permitted it would defeat the provision of any law। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके एग्रीमेंट का नेचर कुछ इस तरीके का है कि अगर आपको परमिट कर दिया जाए ये एग्रीमेंट करने के लिए तो आपके इस एग्रीमेंट की वजह से लॉ के प्रोविजन डिफीट होंगे। मतलब समझो आपने कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट करा है जिसे लॉ ने फॉरबिडन नहीं करा, लॉ ने बैन नहीं करा, लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट को हम परमिशन दे दें, आपके एग्रीमेंट को हम अलाउ कर दें, तो उसकी वजह से लॉ के अंदर दिए गए प्रोविजंस डिफीट हो जाएंगे, यानी आप लॉ बनने के पीछे की रियल इंटेंशन को डिफीट कर रहे हैं। अभी इसके अंदर कौन कौन से केस आते हैं वो हम देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे बहुत सारे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा है फ्रॉडुलेंट, मतलब आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिससे आप फ्रॉड करना चाहते हो, तो आप फ्रॉड वाला कोई एग्रीमेंट करोगे तो वो भी अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। फोर्थ है हमारा इन्वॉल्व और इंप्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, मतलब अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिसकी वजह से किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंच रही है, यानी किसी पर्सन को आप नुकसान पहुंचा रहे हो या उसकी प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, तो इस तरीके के एग्रीमेंट का कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल माना जाएगा। फिफ्थ है हमारा द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, मतलब कुछ ऐसे एग्रीमेंट जो कि इमोरल हैं और अगेंस्ट टू द पब्लिक पॉलिसी है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। आप कुछ इमोरल एक्टिविटी कर रहे हो अपने एग्रीमेंट के थ्रू, या फिर जो है कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है, तो इस तरीके के एग्रीमेंट भी अनलॉफुल माने जाएंगे। तो इस तरीके के एग्रीमेंट में जो है कोर्ट के पास पावर आ जाती है कि वो डिसाइड करेगा कि आखिर कौन सी चीज इमोरल है और कौन सी चीज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो इसको भी हम काफी डिटेल में अभी देखने वाले हैं। तो अभी तक हमें ये बात पता चली कि एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड, मतलब आपके सभी एग्रीमेंट वॉइड हो जाएंगे अगर आपके एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल हुआ। तो 5 पॉइंट है जिसमें आपका एग्रीमेंट कवर नहीं होना चाहिए, कवर हो गया तो एग्रीमेंट वॉइड है। अब वॉइड क्या होता है, वॉइड कैसे बनता है, उसके लिए आप वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं केसेस ऑफ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो एक एक करके डिटेल में देखते हैं। इन द फॉलोइंग केसेस द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल एंड दस वॉइड, दैट इज विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। तो हमें पता है अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं बचता। पहला पॉइंट है हमारा इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। इफ द ऑब्जेक्ट और द कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज द डूइंग ऑफ एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, द एग्रीमेंट इज वॉइड। तो अगर आपके एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन दोनों में से किसी के भी थ्रू आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, तो उस केस में आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। इसके अभी हम एग्जांपल देखने वाले हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अनलॉफुल कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्लूड्स एक्ट दैट आर स्पेसिफिकली पनिशेबल बाय लॉ। तो यहाँ पर ऑफ को सही कर लेना और आएगा यहाँ पर। अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इंक्लूड्स एक्ट दैट आर स्पेसिफिकली पनिशेबल बाय लॉ। तो आपके अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के अंदर कुछ ऐसे भी एक्ट इंक्लूड होते हैं जो कि स्पेसिफिकली पनिशेबल बाय लॉ है। तो पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ए एग्रीड टू पे ₹100 टू बी इफ ही स्टील्स सी साइकिल, the agreement is void as the consideration is unlawful, the theft is forbidden by law। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं ए और बी। ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, तुम जो है सी की साइकिल चोरी कर लो। तो यहाँ पर किस चीज का एग्रीमेंट बन रहा है, थेफ्ट का एग्रीमेंट, जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है। आईपीसी एक्ट ने थेफ्ट को फॉरबिडन कर रखा है, आप चोरी का एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, पनिशेबल है। तो इस केस में आपका ये एग्रीमेंट जो है वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ए अ हिंदू ऑलरेडी मैरिड एंड हिज वाइफ बी इज अलाइव एंटर इनटू अ मैरिज एग्रीमेंट विद सी अनदर लेडी, दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट बिकॉज द सेकंड मैरिज इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो यहाँ पर 3 पार्टीज हैं ए बी और सी। ए अ हिंदू मैरिड हस्बैंड और उसकी वाइफ है बी जो कि अलाइव है, उसके बावजूद वो जो है सी कोई अनदर लेडी के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी मैरिज करता है। तो हमारा जो हिंदू लॉ है वो साफ साफ मना करता है कि अगर आपकी वाइफ अलाइव है तो आप कभी भी सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। तो ये सीधे सीधे वॉयलेशन है हिंदू लॉ का। तो इस केस में भी आपका एग्रीमेंट जो है वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। तीसरा एग्जांपल है ए सोल्ड लीकर विदाउट लाइसेंस टू बी,
द सेल इज वॉइड एज द सेल ऑफ लीकर विदाउट लाइसेंस इज फॉरबिडन बाय लॉ। दो पार्टीज है ए और बी। ए जो है विदाउट लाइसेंस बी को लीकर की सप्लाई करता है जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है। लीकर के ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो एक्साइज एक्ट कहता है कि आप विदाउट लाइसेंस लीकर की सप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ए बी को विदाउट लाइसेंस लीकर की सप्लाई कर रहा है जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, तो इस केस में भी आपका एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। तो आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि आखिर फॉरबिडन बाय लॉ क्या होता है, किस तरीके का हम एग्रीमेंट करेंगे कि हमारा एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखने से पहले एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ बातें रह गई थी। अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इंक्लूड्स एक्ट दैट आर स्पेसिफिकली पनिशेबल बाय लॉ। तो अनलॉफुल कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट के अंदर वो सभी एक्ट इंक्लूड होते हैं जो कि पनिशेबल बाय लॉ होते हैं। इट आल्सो इंक्लूड दोज दैट द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी प्रोहिबिट वाया रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इस फॉरबिडन बाय लॉ के अंदर एक और पॉइंट कवर होता है, अगर कोई एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने किसी भी तरीके के एग्रीमेंट को प्रोहिबिट किया है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, तो यहाँ पर ये चीज बहुत जरूरी है, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लॉ का ही पार्ट होते हैं। लॉ के अंदर हमारा एक्ट भी कवर होता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कवर होते हैं। तो अगर किसी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन यानी अकॉर्डिंग टू लॉ किसी एग्रीमेंट को प्रोहिबिट किया है, तो वो एग्रीमेंट भी फॉरबिडन बाय लॉ के अंदर ही आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और लिखी गई है, बट इफ द रूल्स मेड बाय सच अथॉरिटी आर नॉट इन टेंडम विद द लॉ देन दीज विल नॉट अप्लाई। मतलब क्या है इस बात का कि जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है अगर उसने कोई एग्रीमेंट को अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन यानी अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोहिबिट किया है तो वो तो फॉरबिडन बाय लॉ के अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपने आप से कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेती है, मतलब किसी डिपार्टमेंट के अंदर डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए या रेवेन्यू की प्रोटेक्शन को लेकर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अपने आप से इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट कर लेती है जो चीजें लॉ में नहीं लिखी यानी जो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं हुई है। टेंडम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी जो चीजें लॉ के अकॉर्डिंग नहीं करी गई है, अपने आप से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इंटरनल पॉलिसी के तहत बना लिए गए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की तरफ से, तो वो इस पॉइंट के अंदर कवर नहीं होंगे। तो फिर आप उससे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं कहलाएगा। इस पॉइंट को एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा एग्जांपल है, ए रिसीव्ड अ लाइसेंस फ्रॉम द forest department to cut the grass of a certain area. The authority at the department told him he cannot pass on such interest to another person, but the Forest Act has no such statute. So A sold his interest to B and the contract was held valid. देखो इस केस में क्या है, कई बार फॉरेस्ट में जो है रेनी सीजन के अंदर बहुत सारी ग्रास उग जाती है जिसको हर साल कट करवाना पड़ता है। तो इस बार जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ए को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया और लाइसेंस प्रोवाइड करवाया कि वो जो है इस फॉरेस्ट की ग्रास को कट करे। तो यहाँ पर अथॉरिटीज यानी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके ऑफिसर्स ने क्लियरली ए को इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि वो अपने इस लाइसेंस को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं करेगा, यानी किसी थर्ड पार्टी को ज्यादा अमाउंट में एक्स्ट्रा अमाउंट में सेल नहीं करेगा। हम ए को लाइसेंस दे रहे हैं तो ए ही जो है वो ग्रास की कटिंग करवाएगा। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है जब लाइसेंस प्रोवाइड करवाया जाता है इस तरीके का, तो जिस पार्टी को लाइसेंस दिया जाता है वो जो है खुद उस काम को ना करते हुए उस लाइसेंस को किसी आगे अनदर पार्टी को ज्यादा प्राइस में ट्रांसफर कर देती है ताकि बीच में अपना प्रॉफिट निकाल सके। और फिर उस केस में कई बार जो है थर्ड पार्टी एनिमल्स को नुकसान पहुंचाती है, गलत तरीके से ट्रीज को कट कर देती है, उसको सेल कर देती है। तो इस तरीके की कोई भी इलीगल या गलत एक्टिविटीज हो सकती है फॉरेस्ट के अंदर। तो उसी बात को रोकने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने आप से एक रूल बनाया और ए को कहा कि हम तुम्हें लाइसेंस दे रहे हैं लेकिन तुम इस लाइसेंस को फर्दर आगे ट्रांसफर नहीं करोगे, अपने इंटरेस्ट के लिए तुम इस लाइसेंस को नहीं बेचोगे। द अथॉरिटीज एट द डिपार्टमेंट टोल्ड हिम ही कैन नॉट पास ऑन सच इंटरेस्ट। सच इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर, लाइसेंस टू अनदर पर्सन। लेकिन ये जो लाइसेंस ट्रांसफर ना करने का रूल था ये कहीं पे भी फॉरेस्ट एक्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ, यानी फॉरेस्ट एक्ट इस तरीके की कोई बात नहीं कहता कि आपको जो लाइसेंस मिला है उसको आप फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट द फॉरेस्ट एक्ट हैज नो सच स्टैच्यू। स्टैच्यू का मतलब लॉ, लॉ के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है। सो ए सोल्ड हिज इंटरेस्ट टू बी। तो यहाँ पर जो है ए ने अपने लाइसेंस को बी को सेल कर दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मना करा था उसके बावजूद सेल कर दिया, तो क्या यहाँ पर एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। अभी हम ऊपर देख के आए कि अगर कोई एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपनी तरफ से कोई रूल्स एंड रेगुलेशन निकालती है जो लॉ के अंदर नहीं दे रखे, जिनके बारे में लॉ कुछ नहीं कहता, और आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करते हो यानी उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ते हो, तो उस केस में आपका एग्रीमेंट वॉइड नहीं माना जाएगा, एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड रखा जाएगा। वो बात अलग है कि इस मैटर को लेके जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोर्ट में जाएगा तो आपके ऊपर फाइन पड़ेगा, आपको पेनल्टी पे करनी होगी क्योंकि आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को तो तोड़ा ना। तो अगर आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाता तो यहाँ पर आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपका एग्रीमेंट वैलिड है तो आप कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट में जाके इस मैटर के ऊपर बात कर सकते हो। तो इस केस में आपका एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड रहेगा। अब कोर्ट में क्या होगा वो एक अलग बात है। तो आपको क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट की बात करें, इफ इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। मतलब आपका एग्रीमेंट कुछ इस नेचर का है जो कि लॉ ने फॉरबिडन नहीं कर रखा, लेकिन अगर उसे हम परमिट कर दें, आपके एग्रीमेंट को अगर हम परमिट कर दें तो वो लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर देगा। यानी यहाँ पर बात हो रही है लॉ की इंटेंशन की, मतलब लॉ जिस इंटेंशन से बनाया गया है
आप उस इंटेंशन को वॉयलेट कर रहे हो, आप लॉ को वॉयलेट नहीं कर रहे, आप लॉ की इंटेंशन को वॉयलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में भी आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल ही माने जाएगा। इसको समझते हैं एक बार। दिस मींस इफ द एग्रीमेंट इज ट्राइंग टू डिफीट द इंटेंशन ऑफ द लॉ, तो अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो लॉ की इंटेंशन को डिफीट करने की कोशिश कर रहा है, वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। या फिर इफ द कोर्ट फाइंड दैट द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट इज टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ, इट विल पुट असाइड द सेट एग्रीमेंट। या फिर जो है कोर्ट फाइंड करता है, कोर्ट देखता है कि आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो, दो पार्टीज आपस में कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जो लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर रहा है, यानी जिस इंटेंशन के साथ ये लॉ बनाया गया था उस इंटेंशन को डिफीट कर रहा है, तो उस केस में आपका एग्रीमेंट को असाइड कर दिया जाएगा, यानी आपका एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब आप यहाँ पर डायरेक्टली लॉ को वॉयलेट नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली लॉ के इंटेंशन को वॉयलेट कर रहे हो। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एज एस्टेट वाज टू बी ऑक्शन फॉर areas of revenue under the provision of the act of the legislature. According to the act, the defaulter was prohibited from purchasing his own estate. B on understanding with A purchased the estate in the auction and agreed to return the same to A after receiving the price paid by him. The agreement between A and B is void. तो यहाँ पर देखो दो पार्टीज हैं ए और बी। ए जो है एक डिफॉल्टर है, यानी ए ने जो है अपना डेट रीपे नहीं करा, ए इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को सेल करा जा रहा है। तो लॉ के अकॉर्डिंग जो है ए की प्रॉपर्टी का ऑक्शन लगाया गया है, ए की प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा। तो इस केस में लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ डिफॉल्टर को प्रोहिबिट करा गया है कि डिफॉल्टर ऑक्शन के अंदर अपनी खुद की प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पर प्रोहिबिट कौन कर रहा है? लॉ प्रोहिबिट कर रहा है। लेकिन जब ए की प्रॉपर्टी का ऑक्शन होता है तो वहां पर क्या होता है, ए जो है अपने बदले अपने एक दोस्त बी को भेज देता है। बी ऑन अंडरस्टैंडिंग विद ए, यानी ए और बी की पहली बातचीत हो चुकी है कि मैं तो जा नहीं सकता ऑप्शन में, मुझे तो लॉ ने प्रोहिबिट किया है, तो मेरे बदले जो है बी चले जाएगा और मेरी प्रॉपर्टी को परचेस कर लाएगा, और फिर बाद में जितना पैसा उसने पे किया होगा वो मुझसे लेकर वापस मेरी प्रॉपर्टी को मुझे ही दे देगा। तो इस तरीके का एक एग्रीमेंट जो है ए और बी आपस में कर लेते हैं। बी ऑन अंडरस्टैंडिंग विद ए परचेज द एस्टेट इन ऑक्शन एंड एग्रीड टू रिटर्न द सेम टू ए आफ्टर रिसीविंग द प्राइस पेड बाय हिम। तो यहाँ पर जो ए और बी के बीच एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली लॉ का वॉयलेशन नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली वॉयलेट किया गया है। लॉ कहता है कि डिफॉल्टर पार्टी की प्रॉपर्टी का अगर ऑक्शन होता है तो वो उस ऑक्शन में अपनी खुद की प्रॉपर्टी को भी परचेज नहीं कर सकती, यानी डिफॉल्टर जो है उस ऑक्शन का पार्ट नहीं बन सकता। लेकिन क्या डिफॉल्टर के अलावा किसी और पर्सन को लॉ ने रोका है ऑक्शन में आने से और प्रॉपर्टी परचेज करने से? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर बी जो है ऑक्शन में आ सकता है और एक ही प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बी आता है और एक ही प्रॉपर्टी को परचेज करता है और फिर बाद में वापस प्रॉपर्टी ए को ट्रांसफर कर देता है। तो लॉ की इंटेंशन क्या थी? लॉ ने क्या कहा था कि डिफॉल्टर पार्टी के पास उसकी खुद की प्रॉपर्टी जो ऑक्शन में सेल होगी वो वापस नहीं जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ए और बी ने कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट करा कि आप लॉ को तो वायलेट नहीं कर रहे, यहाँ पर ए प्रॉपर्टी खरीदने तो नहीं जा रहा ऑक्शन में, लेकिन इनडायरेक्टली ए के पास प्रॉपर्टी वापस आ जा रही है। आप लॉ को वायलेट नहीं कर रहे, लेकिन लॉ की इंटेंशन को वायलेट जरूर कर रहे हो। तो अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करो जिसकी वजह से लॉ की इंटेंशन वायलेट होती है, तो उस केस में भी आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा। इट वुड डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ। तीसरा है हमारा इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, मतलब आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें आप किसी थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड करना चाहते हो। An agreement whose object or consideration is to fraud others is unlawful and hence void. For example, an agreement for sale of goods for the purpose of smuggling them out of the country is void and the price of the goods so sold cannot be recovered. तो अगर आप कोई स्मगलिंग का एग्रीमेंट करते हो, कोई सामान को आउट ऑफ कंट्री स्मगलिंग के थ्रू सेल करते हो, तो उस केस में आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल माना जाएगा। और कल को आपकी परचेज और सेल के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है, आप जिस पार्टी को स्मगलिंग करके गुड सेल कर रहे हो उसने आपकी पेमेंट नहीं करी, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो उस पेमेंट की रिकवरी के लिए। अब स्मगलिंग के केस में फ्रॉड कैसे हो गया? यहाँ पर आप कंट्री की गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड करते हो। स्मगलिंग गुड्स का मतलब हो गया ऐसे गुड्स जिनके ऊपर टैक्स पे नहीं करा गया, जिनके ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करी जाती, तो आप टैक्स की चोरी करके सीधे सीधे कंट्री की गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड कर रहे हो। तो स्मगलिंग के एग्रीमेंट भी फ्रॉडलेंट एक्ट के अंदर कवर होते हैं। उसी तरीके से अ स्कीम ऑफ फ्रॉड अमंग पार्टनर्स इन अ फर्म टू चीट इनकम टैक्स अथॉरिटी और अमंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू चीट द इन्वेस्टर इज वॉइड। तो अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई ऐसी स्कीम बनाते हो जिससे आप इनकम टैक्स अथॉरिटी को चीट करना चाहते हो, यानी इनकम टैक्स की चोरी करना चाहते हो, तो वो भी इसके अंदर कवर होगा। या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स मिलकर कोई ऐसी स्कीम बनाते हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्ट इन्वेस्टर को चीट करना है, इन्वेस्टर के साथ धोखा करना है, तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, ए डिसाइड टू सेल गुड्स टू बी एंड स्मगल देम आउटसाइड द कंट्री. This is a fraudulent transaction as so it is void. Now B cannot recover the money under the law if A does not deliver on his promise. तो यहाँ पर दो पार्टीज है, ए और बी। ए डिसाइड करता है कि वो बी को कुछ गुड्स की सप्लाई करेगा जिसको स्मगल करा जाएगा आउट ऑफ कंट्री, तो ये भी एक फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर बी अपने पैसे की रिकवरी नहीं कर सकता अगर कल को ए जो है उसको गुड्स प्रोवाइड नहीं करवाता, ए अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करता। तो आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो फ्रॉडलेंट नेचर का है, चाहे फिर आप फ्रॉड कंट्री की गवर्नमेंट के साथ कर रहे हो, चाहे किसी अनदर पर्सन के साथ कर रहे हो, चाहे इन्वेस्टर के साथ कर रहे हो, कोई भी तरीके का फ्रॉड एग्रीमेंट के अंदर आपके ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा और आपका एग्रीमेंट वॉइड होगा। अब देखते हैं अपने फोर्थ पॉइंट को, इफ इट इन्वॉल्व्स
और implies injury to a person और प्रॉपर्टी ऑफ अदर। तो अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें आप किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा रहे हो तो आपका एग्रीमेंट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के अंदर आ जाएगा। इफ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, इट इज वॉइड। बीइंग एन अनलॉफुल एग्रीमेंट, एन इंजरी मीन्स टू अ क्रिमिनल एंड हार्मफुल रॉन्ग डन टू अनदर पर्सन और प्रॉपर्टी। इंजरी का मतलब क्या है? इंजरी का मतलब यहाँ पर बता रखा है कोई क्रिमिनल या हार्मफुल रॉन्ग करना किसी अदर पर्सन के साथ या उसकी प्रॉपर्टी के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ए एग्री टू पे ₹15,000 टू बी इफ ही किल्स सी, द एग्रीमेंट इज वॉइड। तो ए ने बी को 15,000 रुपए दिए और बोला कि सी को मार के आ जाओ, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ए रिक्वेस्टेड एन एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर टू पब्लिश अ डिफेमेटरी आर्टिकल अगेंस्ट बी and promised to pay ₹5,000 for this work. The agreement is void as it involves injury to B and the editor cannot recover the amount from A. तो यहाँ पर जो है ए ने रिक्वेस्ट करा एक न्यूज़पेपर एडिटर से कि तुम जो है एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करो, एक डिफेमेटरी आर्टिकल पब्लिश करो बी के अगेंस्ट, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें इसके बदले ₹5,000 पे करूंगा। तो यहाँ पर बी की प्रॉपर्टी यानी बी की इमेज को डैमेज करने की कोशिश करी जा रही है, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू बी and the editor cannot recover the amount from it. Next example है an agreement to print a book in violation of another copyright is void as the object is to cause injury to the property of another. It is also void as the object of the agreement is forbidden by law relating to copyright. तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जिसमें एक पर्सन जो है दूसरे की बुक के कंटेंट को चोरी करके खुद की बुक बनाकर उसको मार्केट में बेचे और जिस बुक से उसने वो कंटेंट कॉपी किया वो बुक कॉपीराइटेड बुक है अंडर द कॉपीराइट एक्ट, तो ये सीधे सीधे दूसरे की प्रॉपर्टी को इंजर्ड करने का एग्रीमेंट है। और साथ के साथ एज पर द कॉपीराइट एक्ट आप दूसरे के कंटेंट को चोरी नहीं कर सकते, आप कॉपीराइट एक्ट का भी वायलेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर दो रीजंस की वजह से ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। पहला इंजरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन, दूसरा फॉरबिडन बाय लॉ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम जो है अपने नोट्स के अंदर अपने कंटेंट के अंदर जो है कई सारे एग्जांपल्स को इंक्लूड करते हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाए। हम अपनी क्लास के अंदर इतने सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम के अंदर जो है एज इट इज हमारे एग्जांपल्स ही आ जाते हैं। स्टूडेंट्स को कुछ नया देखने को नहीं मिलता एग्जाम में, सेम एज इट इज वही बातें, वही चीजें, वही एग्जांपल आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी। हमारी काफी मेहनत लगती है इन नोट्स को तैयार करने में। हम इस तरीके से नोट्स तैयार करते हैं ताकि इसके बाद स्टूडेंट्स को कोई भी बुक उठानी ना पड़े, कोई भी एक्स्ट्रा नोट्स उठाने ना पड़े, सिर्फ एक बार इन नोट्स को पढ़े और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स वो स्कोर कर सके। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे नेक्स्ट केस लॉ को, जो कि है राम स्वरूप वर्सेस बंसी महेंद्र का। इस केस के अंदर क्या हुआ था? ए बोरोड ₹1,000 फ्रॉम बी, ही एग्जीक्यूटेड अ बॉन्ड प्रॉमिसिंग टू वर्क फॉर बी विदाउट पे फॉर 2 years एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट एग्रीड टू पे इंटरेस्ट एट अ वेरी एक्सॉर्बिटेंट रेट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट एट वंस, हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड। तो ये एक केस गया था कोर्ट में। इस केस के फैक्ट क्या थे? दो पार्टीज थी ए और बी। ए ने ₹1,000 का लोन लिया था बी से और बदले में जो है ए ने बी को एक बॉन्ड साइन करके दिया जिसमें ये कहा गया था कि ए जो है बी के पास 2 साल तक काम करेगा, वो भी विदाउट पे यानी विदाउट सैलरी। ए बी के पास जो है 2 साल तक काम करेगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो बी को ₹1,000 का प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस करेगा ही करेगा, साथ में उस ₹1,000 के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट की पेमेंट भी करेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वेरी एक्सॉर्बिटेंट रेट। वेरी एक्सॉर्बिटेंट रेट का मतलब होता है वेरी हाई रेट। अगर सपोज मार्केट के अंदर 8 to 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है लोन के ऊपर, तो यहाँ पर वेरी एक्सॉर्बिटेंट रेट का मतलब हो गया 40 to 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर इस तरीके का कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है जो कि मार्केट से 5-6 गुना ज्यादा है तो उसको बोलते हैं एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने बोला कि इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करा जाता है क्योंकि यहाँ पर आप सामने वाली पार्टी को फिजिकली नहीं तो मेंटली और फाइनेंशियली डैमेज कर रहे हो। लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते जिसकी वजह से किसी पर्सन को इंजरी पहुंचे या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचे, तो इसीलिए ये एग्रीमेंट आपका वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो यहाँ पर दो चीजें, पहली है इमोरल और दूसरी है अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो कई बार ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनमें कोर्ट डिसाइड करता है कि ये एग्रीमेंट मॉरल है कि इमोरल है, या ये एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है कि नहीं है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इमोरल एग्रीमेंट को लेकर, तो क्या चीज मॉरल होती है क्या चीज इमोरल होती है वो डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर। हर सोसाइटी का अपने सोचने का तरीका अलग है, चीजों को एक्सेप्ट करने का तरीका अलग है। तो किसी सोसाइटी में कोई चीज एक्सेप्ट होती है वहीं दूसरी सोसाइटी में वो चीज एक्सेप्ट नहीं होती। तो मॉरलिटी के पैरामीटर सोसाइटी टू सोसाइटी, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस
डिफरेंट हो सकते हैं। तो उसके ऊपर अगर कभी भी कोई भी कंफ्यूजन आती है तो वहां पर कोर्ट डिसाइड करता है कि ये चीज मॉरल है कि नहीं है। और अगर बात करूं अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, तो कोर्ट ने जो है अपने प्रीवियस जजमेंट के बेस पर कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं कि इन पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है तो वो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा। इस चैप्टर के अंदर हम टोटल 11 पॉइंट्स पढ़ेंगे जो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होंगे। तो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी को हम बाद में देख लेंगे, पहले हम इमोरल को देख लेते हैं। अगर इमोरल के एग्जांपल की मैं बात करूं, ए लेंट मनी टू बी टू ऑब्टेन अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड सी। इट वाज एग्रीड वंस बी ऑब्टेन द डाइवोर्स, ए वुड मैरी हर, बट द कोर्ट पास द जजमेंट दैट ए कैन नॉट रिकवर मनी फ्रॉम बी सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ऑन अकाउंट ऑफ अनलॉफुल कंसिडरेशन। तो यहाँ पर तीन पार्टीज है, ए बी और सी। ए जो है बी को पैसा देता है और पैसा देकर बोलता है तुम जो है अपने हस्बैंड सी से डाइवोर्स ले लो, उसके बाद जो है मैं तुमसे मैरिज कर लूंगा। तो यहाँ पर जो ए और बी के बीच इस तरीके का एग्रीमेंट हो रहा है, ये एग्रीमेंट सीधे सीधे इमोरल है, सोसाइटी के मॉरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। और अगर कल को ए बी को पैसा दे देता है लेकिन बी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती तो बाद में जो है ए बी से अपने पैसे की रिकवरी नहीं कर सकता। तो एक और केस लो देखते हैं, पियर्स वर्सेस ब्रुक्स का एक केस है। इस केस में क्या हुआ था, ए लेट अ कैब ऑन हायर टू बी a prostitute knowing that it would be used for immoral purpose, the agreement is void। तो दो पार्टीज हैं ए और बी। ए ने जो है अपनी कैब किराए पे दी बी को। बी कौन है, बी एक प्रोस्टिट्यूट है और ये बात ए को पता थी अपनी कैब किराए पे देते हुए कि वो इस कैब का इमोरल यूज करेगी, लेकिन उसके बावजूद ए ने जो है बी को अपनी कैब हायर पे दी। और हुआ क्या, बाद में जो है बी ने ए की कैब का रेंट देने से मना कर दिया तो ए चला गया कोर्ट में। ए जब कोर्ट में गया अपने रेंट की रिकवरी के लिए तो कोर्ट ने बोला कि आपको पता था ये कैब जो है इमोरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाली है, उसके बावजूद आपने बी को ये कैब किराए पे दी, तो अब आप अपने रेंट की रिकवरी नहीं कर सकते, आपका एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, A promised to obtain for B an employment in the public service and B promised to pay rupees 10,000. This is an agreement which is opposed to the public policy. A ने जो है प्रॉमिस करा B को कि मैं तुम्हें एम्प्लॉयमेंट दिलवाऊंगा एक गवर्नमेंट ऑफिस में यानी पब्लिक सर्विस में। B ने भी प्रॉमिस करा कि उसके बदले मैं तुम्हें 10,000 रुपीज पे करूंगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हो रहा है वो एक इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड एग्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब पैसों के लेन देन से लगाना अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है। तो क्लियर हो गया आपको। अब देखो इमोरल के ऊपर हमने कई सारे एग्जाम्पल देख लिए, एक दो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी के भी देख लिए, लेकिन हमें अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड टोटल 11 पॉइंट पढ़ने हैं, काफी डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को देखना है। एक एक करके हम 11 पॉइंट्स को कवर करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। पहले इसका मतलब देखते हैं आखिर इसका मतलब क्या होता है। एन एग्रीमेंट विच इज इंजीरियस टू द पब्लिक और इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी इज सेड टू बी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी।